हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोग भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, वियतनाम की तरह भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास निम्नलिखित किससे निकटता से जुड़ा हुआ है? उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़न की भावना, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में एकता की खोज, उपरोक्त सभी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वियतनाम में फ्रांसीसियों के उपनिवेश रहे हैं, जबकि भारत में फ्रांसीसियों सहित यूरोप के अन्य देशों के उपनिवेश रहे हैं। हमारे यहाँ पर सबसे लंबे समय तक जो है वो ब्रिटेन वालों का उपनिवेश रहा है। तो चाहे भारत हो या वियतनाम, दोनों जगहों पर उपनिवेश के अनुभव लगभग सेम है। यानी हमारे यहाँ पर उपनिवेश होने की वजह से इन ब्रिटिशर्स ने या वियतनाम में फ्रांसीसियों ने जमकर उत्पीड़न किया है। तो दोनों देशों में उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़न की भावना हुई। दोनों ही देशों के नागरिकों ने इस उपनिवेश का विरोध किया है। तो यहाँ पर उपनिवेश विरोधी आंदोलनों का विकास भी हुआ है। उपनिवेशवाद के संघर्ष के खिलाफ दोनों ही देशों के लोग एकजुट हुए हैं। तो ऐसे करके उनके बीच में एकता भी स्थापित हुई है। तो यहाँ पर ये सभी रीजन है। तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है। तो आंसर है आपका ए वाला। तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? साहित्य, समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत पर लंबे समय तक अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश स्थापित रखा है। तो भारतीय लोगों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया है। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष की वजह से हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। तो आंसर है आपका सी वाला। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1920, 1913, 1910, 1915। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं। तो यहां पर आंसर होगा आपका डी वाला। पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रक्षा व्यय के परिणाम स्वरूप करों में वृद्धि हुई, गांव में सैनिकों की जबरन भर्ती शुरू की गई, आयकर शुरू किया गया और सीमा शुल्क बढ़ाए गए, अंग्रेजों द्वारा रॉलेट अधिनियम लागू किए जाने के कारण युद्ध के साथ ही कठिनाइयां समाप्त हो गईं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन वालों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो जब ब्रिटेन युद्ध में कूद गया है, तो ब्रिटेन को युद्ध की खर्चे की आपूर्ति के लिए अपने उपनिवेशों पर कर और ज़्यादा बढ़ाने पड़े हैं। तो इस वजह से रक्षा व्यय के परिणाम स्वरूप जो कर हैं उनमें वृद्धि हुई है। भारत जैसे देश में या भारत के अलावा अन्य जगह के उपनिवेशों से वहाँ से उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया ताकि युद्ध के मोर्चे पर उन्हें भेजा जा सके। तो ऐसे में गाँव-गाँव जाकर जो युवा थे उनको जबरन सेना में भर्ती किया गया, आयकर स्टार्ट किया गया और सीमा शुल्क बढ़ाए गए। तो देखिए, तीनों ही कारण यहाँ पर हैं। हालांकि जो रॉलेट अधिनियम है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए लागू किया गया था, न कि युद्ध की कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का तरीका था? उन्होंने पत्थरबाजी की हिंसक विधि का इस्तेमाल किया, उन्होंने सरकारी कार्यालयों को जलाने के लिए आगजनी का इस्तेमाल किया, उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सत्याग्रह और अहिंसा का अभ्यास किया, उन्होंने आंख के बदले आंख के सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। तो उन्होंने जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सत्याग्रह और अहिंसा का अभ्यास किया है। तो आंसर है आपका सी वाला। सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का अर्थ है लड़ते समय दर्द पहुंचाने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग। सत्याग्रह दर्द नहीं पहुंचाता, यह उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ने का एक अहिंसक तरीका है। सत्याग्रह का अर्थ है निष्क्रिय प्रतिरोध और यह कमजोरों का हथियार है। सत्याग्रह जन आंदोलन का एक नस्लवादी तरीका है। देखिए, सत्याग्रह में क्या है, सत्य के साथ आग्रह किया जाता है। अगर किसी के साथ उत्पीड़न हुआ है तो उसे अपनी बात को सच्चाई के साथ रखना होगा ताकि वह
अपनी बात को सामने वाले के दिल तक पहुंचा सके, सामने वाले के को ये रियलाइज करवा सके कि वास्तव में उसके साथ उसने उत्पीड़न किया है। तो ये उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ने का एक अहिंसक तरीका है। तो यहाँ पर आपका आंसर है बी वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्रतिरोध है, और ये न केवल कमजोरों का बल्कि ताकतवरों का भी हथियार है। तो यहाँ पर केवल आंसर होगा आपका बी वाला। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्याग्रह की मूल अवधारणा नहीं है? सत्य की शक्ति पर जोर, स्वयं को संयमित करने की आवश्यकता पर जोर, अहिंसा पर जोर, ब्रिटिश प्रभुत्व को सहन करने पर जोर। देखिए, सत्याग्रह में सत्य की शक्ति पर जोर दिया जाता है, स्वयं को संयमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, अहिंसा पर जोर दिया जाता है। हालांकि इसमें ब्रिटिश प्रभुत्व को सहन करने पर जोर नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो आंसर है आपका डी वाला। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सत्याग्रह के विचार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सविनय अवज्ञा का अभ्यास करना, आधिकारिक पदों से इस्तीफा देना, शारीरिक बल के बिना विरोधी की अंतरात्मा की अपील करना, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना। देखिए, सत्याग्रह में सबसे मेन क्या है? हम विनयपूर्वक अपने साथ जो भी अत्याचार हुआ है, अपने साथ जो भी कोई उत्पीड़न हुआ है, उसकी अवज्ञा करें, यानी उसके बारे में सामने वाले को रियलाइज करवाएं कि आपने हमारे साथ ये गलत किया है। तो हम आपके कानून को या आपके आदेशों को न मानने का प्रयास करेंगे। हम आपके आदेशों को विनयपूर्वक नहीं मानते हैं। तो ये जो है, ये सविनय अवज्ञा का अभ्यास है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 10वां प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। तो आंसर है आपका ए वाला। 11वां प्रश्न है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी को किसी चीज का विरोध करना होता था तो पहले वो उपवास करते थे, उससे भी बात नहीं बनती थी तो धरना देते थे, फिर बहिष्कार करवाते थे। इनकी ये सब जो कार्यवाही थी, इसमें हड़ताल का अंतिम स्थान था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 13वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सत्याग्रह का जो सिद्धांत है या सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है, ये महात्मा गांधी लेकर आए थे। और सबसे पहले सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह से इन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह है वो 1917 में चंपारण के नील किसानों के समर्थन में किया है, और यही उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मालिकों के समर्थन में 15 मार्च 1918 को पहली भूख हड़ताल की है। तो ये उनकी पहली भूख हड़ताल थी। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा के बारे में आप लोग जानते हैं कि 22 मार्च 1918 को उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में शामिल हुए थे, जो कि इनका पहला असहयोग आंदोलन था। रॉलेट सत्याग्रह जो है 1919 में हुआ है, और ये महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी चंपारण। 15वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। आपको नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये 15 मार्च 1918 को हुई है, यानी ये 15 मार्च 1918 को हुई है। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 22 मार्च 1918 को हुआ है, इसकी तिथि 22 मार्च 1918 है। असहयोग आंदोलन जो है आप लोगों को पता ही होगा, ये
1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा 1 2 3 4। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी कि 1 2 3 4। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में असहयोग आंदोलन चलाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने 1942 में स्टार्ट किया है। स्वदेशी आंदोलन से इनका कोई संबंध नहीं रहा है। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में स्टार्ट हुआ है और ये बंग भंग के विरोध में स्टार्ट हुआ, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में ये स्टार्ट हुआ था। तो इससे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली, खेड़ा। देखिए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व 1942 में किया है, सविनय अवज्ञा का 1930 में किया है, खेड़ा का जो है 1918 में किया है। बारदोली सत्याग्रह से इनका कोई रिलेशन नहीं रहा है। बारदोली सत्याग्रह को करने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और ये 1928 में हुआ था। 1928 में ये हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 18वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उपरोक्त सभी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांधी जी ने समाज के हर वर्ग को अपने आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया है। तो समाज का वो हाशिए पर मौजूद वर्ग जिसको अछूत माना जाता था, इसको गांधी जी ने हरिजन का नाम दिया है और इसको समाज से मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट किया है। तो यहां पर तीनों के तीनों विकल्प सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। देखिए, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। तो उनके सफल नेतृत्व करने की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको पहली बार उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व की वजह से इनको महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो आपके सही आंसर है यहां पर सी वाला। 21वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। तो आंसर है आपका डी वाला। 22वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो 1917 में हुआ है, चंपारण सत्याग्रह है। इसके बाद फिर इन्होंने जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों की जो हड़ताल थी उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो है 15 मार्च 1918 को हुआ है। चूंकि विकल्प में यही दिया हुआ है तो यही यहां पर पहला है। तो यहां पर आंसर होगा आपका सी वाला, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद की हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, 15 मार्च 1918 में जो अहमदाबाद की हड़ताल हुई है, तो अहमदाबाद की मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो यही इनकी पहली भूख हड़ताल थी। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 24वां प्रश्न है, 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता, मजदूर।
1918 में अहमदाबाद मिल में जो हड़ताल हुई थी, मजदूरों की हड़ताल थी, तो इसमें मजदूरों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आंसर है आपका डी वाला। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष, वायकोम संघर्ष। देखिए ये अहमदाबाद संघर्ष है जो कि औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो आंसर है आपका बी वाला। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। सूती मिल कामगारों के समर्थन में अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 के दशक में 1930 में हुआ है। असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले घटना जो घटित हुई है वो है चंपारण सत्याग्रह। तो आंसर है आपका डी वाला। 28वां प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए तिनकठिया प्रथा का अर्थ था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, तो आंसर है आपका ए वाला। 29वां प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? पटना, मधुबनी, गया, चंपारण। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन जो है बिहार के चंपारण से स्टार्ट किया था, तो आंसर है आपका यहां पर डी वाला। 30वां प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, नीलकर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। चंपारण आंदोलन जो है नीलकर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था, तो आंसर है आपका डी वाला। 31वां प्रश्न है, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? गोरखपुर अफीम, बेगूसराय धान, चंपारण नील, बर्दवान धान। देखिए ये चंपारण में नील की खेती से संबंधित है, तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 32वां प्रश्न है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान। देखिए ये आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल उगाए जाने की जो बाध्यता थी उसके विरोध में था, तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मोतीलाल नेहरू। देखिए राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की नील की खेती की समस्या से संबंधित महात्मा गांधी को अवगत कराया था, और इन्हें महात्मा गांधी को यहाँ पर इस बात के लिए इन्वाइट भी किया था कि वो यहाँ पर आएँ और इनके समर्थन में आंदोलन करें और इनको इससे निजात दिलाएं। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जे.बी. कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी को सहयोग दिया था, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। देखिए पहला वाला कथन यहाँ सही है, ये किसानों से जुड़ा हुआ था, इसे जो है तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, और इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी ने महात्मा गांधी को सपोर्ट दिया था, ये बात भी सही है। हालांकि ये आंदोलन जन स्तर पर नहीं था, यानी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन नहीं था, स्थानीय स्तर का एक आंदोलन था। जन स्तर पर या एक जन आंदोलन जो है वो रॉलेट एक्ट रहा है, जो कि 1919 में हुआ है। ये रॉलेट एक्ट वाला जो आंदोलन है महात्मा गांधी का, वो एक जन आंदोलन था, तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा, तो यही सही आंसर है। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 35वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एन.जी. रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। देखिए एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि
रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 36वां प्रश्न है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भूराजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, खेड़ा के किसानों की समस्या ये थी क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ा था और सरकार जो थी लगान माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार को लगान चाहिए था, इस वजह से यहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है गलत है। प्रशासन का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका ए वाला, केवल एक। 37वां प्रश्न है, खेड़ा जिले के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे क्योंकि वे प्रभावित थे। अत्यधिक गरीबी, फसल की विफलता, प्लेग महामारी, उपरोक्त सभी। देखिए, वहाँ पर अत्यधिक गरीबी भी थी, इसके अलावा अकाल पड़ा तो फसल की विफलता भी थी, प्लेग महामारी भी पहले फैली हुई थी, इस वजह से वहाँ पर गरीबी छाई हुई थी। तो ये सभी कारण थे। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 38वां प्रश्न है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला है। इस दौरान भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार में फोकस दे रही थी। और जैसे ही वर्ल्ड वार एंड होता है तो ब्रिटिश सरकार ये प्रयास करती है कि भारत में ऐसा कानून लागू किया जाए ताकि वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन किया जा सके। तो इस वजह से इन्होंने जो है 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित कर दिया है। तो ये 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 39वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट ने भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने से रोक दिया। रॉलेट एक्ट ने भारतीयों को राजनीतिक भागीदारी के अधिकार से वंचित कर दिया था। रॉलेट एक्ट ने उन भारतीयों पर अतिरिक्त कर लगाए जो पहले से ही करों के बोझ तले दबे हुए थे। रॉलेट अधिनियम ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के जेल में डालने का अधिकार दिया। रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहा क्योंकि इसमें ना तो अपील कर सकते थे, ना ही दलील दे सकते थे और ना ही वकील कर सकते थे। इसी वजह से भारतीयों ने इसको काला कानून कहा। इसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को उस पर मुकदमा लगा के बिना दोष सिद्धि के जेल में 2 साल के लिए डाल सकती थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 40वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने बिना किसी मुकदमे के कैदियों को 5 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति दी। भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस कानून को पारित किया। इसके विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। देखिए, यहाँ पर बी वाला सही है कि सरकार ने राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए यह कानून पारित किया था। भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पारित कर दिया और महात्मा गांधी ने इसके विरोध में एक आंदोलन स्टार्ट किया था। हालांकि इसमें बिना किसी मुकदमे को कैदियों को 2 साल तक बंद रखने का प्रावधान था, ना कि 5 साल तक। तो यहां पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 41वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। देखिए, यहां पर सही आंसर है सी वाला, यानी इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। तो आंसर है आपका सी वाला। 42वां प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवल। देखिए, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है 1916 से लेकर 1921 तक भारत का वायसराय रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 43वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना।
देखिए यहाँ पर इसका सिंपल सा अर्थ यहाँ पर यही है। रॉलेट एक्ट का मतलब था कि जो लोगों की निजी स्वतंत्रता थी इसको सीमित किया जाए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। 44वां प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला शासकीय कदम था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में स्टार्ट हुआ है। रॉलेट सत्याग्रह जो 1919 में हुआ है। चंपारण आंदोलन जो है 1917 में हुआ है। दांडी मार्च जो 1930 में हुआ है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, पहला जन आंदोलन जो है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो पहला शासकीय कदम है या पहला राष्ट्रीय स्तर पर जो सत्याग्रह है वो रॉलेट सत्याग्रह है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका बी वाला, यानी 44 का बी। 45वां प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? असहयोग आंदोलन, सांप्रदायिक अवार्ड, रॉलेट एक्ट का बनना, साइमन कमीशन का आना। देखिए जलियांवाला हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, यानी इसकी तारीख जो 13 अप्रैल 1919 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया था और इसी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जिन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी 45 का सी, रॉलेट एक्ट का बनना। 46वां प्रश्न है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, इसको सामान्य बोलचाल में कहा जाता था? रॉलेट एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, अल्बर्ट विल। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो नाम है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये किस एक्ट को कहा गया है? ये रॉलेट एक्ट को कहा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 47वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान कब किया गया? 6 अप्रैल 1919 को, 8 अप्रैल 1919, 10 जनवरी 1919, 15 जनवरी 1919। देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 48वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 1 मई 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 49वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह। देखिए ये जो है रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 50वां प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, असहयोग आंदोलन से। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग त्रासदी जो है 1919 में हुई है। तो वर्ष 1919 जो है जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 51वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? मेरठ, आगरा, अमृतसर, लाहौर। देखिए जलियांवाला बाग कत्लेआम या हत्याकांड जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 52वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग सभा पर गोली चलाने का आदेश किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया था? सर जॉन साइमन, जनरल डायर, मॉन्टगोमरी, माउंटबेटन। गोली चलाने का आदेश जो जनरल डायर ने दिया था। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 53वां प्रश्न है, जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां क्यों चलाईं? जनरल डायर अमृतसर में बहुत सख्ती से मार्शल लॉ लागू करना चाहता था। वह सत्याग्रहियों के मन में आतंक और भय की भावना पैदा करना चाहता था। वह स्थानीय कांग्रेस नेताओं का मनोबल गिराना चाहता था। वह ब्रिटिश सरकार की नज़र में प्रमुखता हासिल करना चाहता था। तो जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश इसलिए दिया था ताकि सत्याग्रहियों के मन में आतंक और भय का माहौल या आतंक या भय की भावना क्रिएट हो जाए। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 54वां प्रश्न है,
जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल कलकत्ता, 1857 का संग्राम, रानी दुर्गावती की लड़ाई, जलियांवाला बाग। इसका नाम जो है जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है, तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 55वां प्रश्न है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए? स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ये पंजाब के स्थानीय नेता थे, तो इनको जो है 9 अप्रैल 1919 को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें कि लोग 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 56वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? सविनय अवज्ञा, आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड या सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दी थी। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 57वां प्रश्न है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण या ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? जमनलाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में 30 मई 1919 को अपना जो अलंकरण है या अपनी जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड या सर की, वो वापस कर दी थी, वो सरकार को लौटा दी थी। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर। 58वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कारण, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। हालांकि इसका रीजन ये नहीं था कि वो असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो यहाँ पर आपका ए तो सही है, किंतु आर गलत है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सी वाला। 59वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर, जमनलाल बजाज। देखिए, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने जो है वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, इससे इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 60वां प्रश्न है, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। देखिए, गांधी ने बोर युद्ध के दौरान, यानी गांधी जी ने क्या किया, जो अंग्रेजों ने बोर का युद्ध लड़ा था उस दौरान गांधी जी ने उनको समर्थन दिया था। तो इस बात से खुश होकर अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन जब जलियांवाला हत्याकांड हो गया तो उसके विरोध में उन्होंने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 61वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने जो है हंटर समिति का गठन किया था। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 62वां प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। देखिए, हंटर आयोग की नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी और इस आयोग ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसने एक बात यहाँ पर रिपीट की थी कि जो उपद्रव था ये क्रांति का रूप ले लेता अगर गोलीबारी नहीं की जाती, और इसने मार्शल लॉ के अनिवार्यता के लिए गोली चलाए जाने को सही ठहराया, यानी इसने ब्रिटिश सरकार को दोषी नहीं ठहराया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 63वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में
तुर्की भी शामिल था। तो प्रथम युद्ध समाप्त होने के बाद ऐसी एक अफवाह फैली कि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के जो शासक हैं, जिनको पूरे दुनिया के या इस्लाम के नेता के रूप में जाना जाता था, इस्लाम के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा के रूप में जाना जाता था, ऐसा एक अफवाह फैली थी कि इनके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने एक सख्त संधि थोप दी है। तो इसी के विरोध में भारत में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि दोनों भाई थे, इन बंधुओं ने एक खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 64वां प्रश्न है, खिलाफत समिति का गठन कब और कहां हुआ था? फरवरी 1920 में बॉम्बे, मार्च 1918 गुजरात, जनवरी 1919 बॉम्बे, मार्च 1919 बॉम्बे। देखिए, खिलाफत समिति का गठन जो है ये मार्च 1919 में बॉम्बे में किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 65वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। देखिए, जैसा कि हमने बताया था, भारत में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करने का रीजन यही था क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे, इनके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने सख्त संधि थोप दी थी। तो इस वजह से मुसलमान नाराज थे। तो यहाँ के जो मुसलमान थे, उन्होंने इसी वजह से इस कानून को स्टार्ट किया ताकि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। मुस्लिम समाज का सुधार, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका भी तीसरे वाले का भी कोई लेना देना नहीं है। चौथे वाले का है कि ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो यहाँ पर आपका 1 और 4 सही है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1 और 4। 66वां प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। देखिए, जब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ तो इसकी खबर महात्मा गांधी को भी लगी और महात्मा गांधी को यह लगा कि अगर हम इस आंदोलन को समर्थन दे दें तो इससे हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे और हमें अपनी लड़ाई लड़ने में आसानी हो जाएगी, ब्रिटिश सरकार पर एक दबाव भी बनेगा। तो महात्मा गांधी ने इन शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दी। दोनों में सहमति बन गई। तो लिहाजा 23-24 नवंबर 1919 को होने वाला जो खिलाफत कमेटी का सम्मेलन था, इसकी 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 67वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, खलीफा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। देखिए, इसका आंसर है बी वाला कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसी वजह से उन्होंने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया। 68वां प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी? अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। देखिए, ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट को हिंदू और मुसलमानों की एक ऐसी एकता के अवसर के रूप में देखा जो कि 100 वर्षों में भी फिर से प्रस्तुत नहीं होगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। देखिए, खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने की वजह से जो हिंदू मुसलमानों के बीच में मतभेद थे, इसमें कमी आई। तो आंसर है आपका ए वाला। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। जब मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवादी थे तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन को देश की आज़ादी के आंदोलन के साथ जोड़ने की आलोचना की थी। इन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि राजनीति में धर्म को न लेकर आएं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। 71वां प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी अरब, 1920 ईस्वी फ्रांस, 1920 ईस्वी जर्मनी। देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में स्टार्ट हुआ है। तो आंसर है यहां पर ए वाला। 72वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका उद्देश्य असहयोग आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाना था। इसका उद्देश्य ऑटोमन सम्राट की लौकिक शक्तियों की रक्षा करना था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके परिणाम स्वरूप तुर्की के खलीफा की शक्ति की बहाली हुई। देखिए यहाँ पर पहला वाला सही है। इसका उद्देश्य जो था असहयोग आंदोलन में हिंदुओं मुसलमानों को एक साथ लाना था। इसका उद्देश्य ऑटोमन सम्राट की जो लौकिक शक्तियाँ हैं इनकी रक्षा करना था। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था। हालांकि इसका कोई परिणाम निकल कर नहीं आया, तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि इसके परिणाम स्वरूप तुर्की के खलीफा की शक्ति की बहाली हुई, ये गलत है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर डी वाला। 73वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में मुसलमानों को एक एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन के तहत लाने का अवसर देखा? चंपारण आंदोलन में दमनकारी बागान प्रणाली, गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन। देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन। 74वां प्रश्न है, नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में, अमृतसर में, इलाहाबाद में, बॉम्बे में। देखिए नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 75वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में दूसरे नेताओं को खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया? नागपुर में दिसंबर 1920 में, दिल्ली में जनवरी 1921 में, बॉम्बे में दिसंबर 1920 में, कलकत्ता में सितंबर 1920 में। देखिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष सत्र है या विशेष अधिवेशन है वो सितंबर 1920 में आयोजित किया गया था, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के लिए एग्री कर लिया था। तो आंसर है आपका यहां पर डी वाला। 76वां प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये 1909 में लिखी थी। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 77वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी रचना हिंद स्वराज में कहा था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, भारतीयों को अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए, सरकार को नमक बनाने का अधिकार देना चाहिए, भारतीयों को भारत के शासन में शामिल होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत में अंग्रेजी शासन जो है ये सहयोग पर चल रहा है। अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले लेते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर जो ब्रिटिश शासन है उसकी नींव उखड़ जाएगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी भारतीयों को अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। 78वां प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया गया था? सूरत में दिसंबर 1920 में, नागपुर में दिसंबर 1920 में, कलकत्ता में जनवरी 1921 में, बॉम्बे में दिसंबर 1920 में। देखिए दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी, इसमें एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। साथ ही इसमें स्वराज का लक्ष्य भी प्रस्तावित किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 79वां प्रश्न है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? स्वराज की मांग को पूरा करना, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध करना, अंग्रेजों द्वारा निहित उपाधियों को त्यागना, सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों का बहिष्कार करना। देखिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के पीछे रीजन था स्वराज की मांग को पूरा करना। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 80वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मुख्य कारण कौन सा था? पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रतीक, विदेशी शासन का प्रतीक, पश्चिमी राजनीतिक वर्चस्व का प्रतीक, दमनकारी शासन का प्रतीक। देखिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो है, क्योंकि विदेशी वस्तुएं जो थी विदेशी शासन का प्रतीक थी, इसी वजह से असहयोग आंदोलन के दौरान इनका बहिष्कार किया गया। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 81वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1917, 1918,
1920, 1928। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कांग्रेस ने जो दिसंबर अधिवेशन हुआ है 1920 में, जो कि नागपुर में हुआ था, इसी में असहयोग आंदोलन पर अपनी मोहर लगा दी थी, असहयोग आंदोलन पर अपनी संस्तुति दे दी थी। तो यहीं से कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन को समर्थन है ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये 1920 में दिया था। वैसे असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। लेकिन कांग्रेस ने अपनी जो स्वीकृति दी है वो नागपुर अधिवेशन में दी है। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 82वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैसे तो महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह वाला था, लेकिन चूंकि रॉलेट सत्याग्रह इसमें नहीं है, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन हो जाएगा, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 83वां प्रश्न है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1925, 1921, 1922। देखिए, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में कहा गया है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है 1921 से स्टार्ट हुआ है, जबकि अन्य जो किताबें हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि जब कांग्रेस ने अपना जो नागपुर अधिवेशन किया था दिसंबर 1920 में, उसी के साथ असहयोग खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो कई जगह पर 1920 को सही माना जाता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1921 को सही माना गया है। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 84वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट। देखिए, असहयोग के पीछे खिलाफत का प्रश्न था, पंजाब में हुए अत्याचार थे, रॉलेट कानून था। तो ये सभी अनुभव थे, नमक कानून का अनुभव इसमें शामिल नहीं था। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 85वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920, 1919, 1921, 1922। देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। तो सही आंसर है यहां पर ए वाला। 86वां प्रश्न है, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 87वां प्रश्न है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा सुशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के, जी के गोखले के, बाल गंगाधर तिलक के, मोतीलाल नेहरू के। देखिए, जो असहयोग आंदोलन था उसका लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा खिलाफत असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। देखिए, यहाँ पर पहला वाला सही है। इसकी अवधि 1920 से लेकर 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, बल्कि इसका विरोध भी किया था। यानी इसका विरोध किया है और महात्मा गांधी को ये हिदायत दी थी कि अपने राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक आंदोलन को ना जोड़ें। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर है। 89वां प्रश्न है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, तेज बहादुर सप्रू ने, मदन मोहन मालवीय ने, चित्तरंजन दास ने। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यहां पर चित्तरंजन दास का नाम दिया हुआ है। तो आंसर है आपका यहां पर डी वाला। 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था। ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ और दुर्भाग्य से 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो इसके परिणाम नहीं देख पाते हैं। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला।
91वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि है निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यों पर विशेष बल दिया था और इन्होंने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध भी किया था और महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर। 92वां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ब्रिटिश सरकार का दबाव, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी की गिरफ्तारी, चौरी चौरा की घटना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी में एक जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस पर पुलिस वालों ने गोली चला दी। तो यहाँ पर क्या था, जुलूस की जो भीड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गई और इन्होंने थाने को बंद करके उसमें आग लगा दी, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे। तो इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है। तो ये चौरी चौरा की घटना थी। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 93वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? खिलाफत आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को। चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 94वां प्रश्न है, चौरी चौरा स्थान वर्तमान में किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। चौरी चौरा वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 95वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या हुआ है कि चौरी चौरा में जो शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था उस पर पुलिस वालों ने गोलीबारी की है। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने जो है पुलिस थाने में आग लगा दी है। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, स्थगन कर दिया है और बाद में गांधी जी गिरफ्तार हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा 1, 2, 3 और 4। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला, यानी 1, 2, 3 एवं 4। 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 5 फरवरी 1922 को जो घटना हुई चौरी चौरा की, उसके बाद गांधी जी काफ़ी ज़्यादा क्षुब्ध थे और उन्हें अब लगने लगा था कि आंदोलन जो है अहिंसक से हिंसक हो चुका है, तो इसको वापस लेने में ही भलाई है। तो गांधी जी ने क्या है, गांधी जी ने कांग्रेस समिति की यहाँ बैठक हुई है बारदोली में 12 फरवरी 1922 को। इस बैठक में ये घोषणा की थी कि हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कथन सही है। हालांकि गांधी जी के द्वारा अचानक से आंदोलन को वापस लिए जाने का कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विरोध किया, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। तो यहाँ पे कारण अपनी जगह सही है, कथन अपनी जगह सही है, यानी यहाँ पर कथन और कारण जो है दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। गांधी जी ने आंदोलन इन लोगों के विरोध की वजह से वापस नहीं लिया था, बल्कि चौरी चौरा की घटना की वजह से लिया था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी वाला। 97वां प्रश्न है, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? वे बागान छोड़कर घर की ओर चल पड़े, वे हड़ताल पर चले गए, उन्होंने बागान नष्ट कर दिए, उन्होंने हिंसा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। देखिए, असम के बागान श्रमिकों को जब असहयोग आंदोलन के बारे में पता चला तो उनके मन में स्वराज की जो भावना थी, उनके मन में स्वराज का मतलब ये था कि हमें अब घर जाने की आज़ादी है, हम जब आसानी से अब सभी लोग अपने घर पर जा सकते हैं, जब मन आए हम बाहर घूमने जा सकते हैं। तो ये सब लोग जो थे बागान छोड़कर घर की ओर चल पड़े थे। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 98वां प्रश्न है, 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट किस बारे में था? भारतीय सैनिकों को विदेश यात्रा पर भेजने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए, उग्रपंथी क्रांतिकारियों को देश से बाहर करने के लिए, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के बागान से बाहर न जाने देने के लिए। देखिए, ये जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, ये बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के बागान से बाहर न जाने देने के लिए था। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 99वां प्रश्न है,
चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में, बारदोली में। देखिए, जिस समय चौरी चौरा कांड हुआ उस समय गांधी जी बारदोली में थे, और ये कांड होने के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई है, और इस बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 100वां प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। देखिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसमें जो है झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जल्दी ही आंदोलन ने एक नया चेहरा ले लिया। यानी यहाँ पर बाबा रामचंद्र इसमें वर्कर सामने आए, जिन्होंने बाद में इसकी बागडोर संभाल ली है, और बागडोरी नहीं संभाली है, बाद में इन्होंने भी किसानों के समर्थन में अवध में एक आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 101वां प्रश्न, वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध, बंगाल, बिहार, आंध्र। बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को संगठित किया था, तो सही आंसर है यहां पर ए वाला। 102वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, सरदार पटेल। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, तो सही आंसर है आपका सी वाला। 103वां प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? अल्लूरी सीताराम राजू, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली, महात्मा गांधी। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया था, और ये बाबा रामचंद्र से मिले भी थे। तो बाबा रामचंद्र ने जब अवध किसान सभा के गठन की बात की है, उस समय जवाहरलाल नेहरू भी उनके सहयोगी थे। तो ऐसे करके अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया है, जिसमें कि दोनों ही लोग शामिल थे, ये बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही लोग शामिल थे। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 104वां प्रश्न है, बाबा रामचंद्र एक सन्यासी निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे? खिलाफत आंदोलन, आंध्र प्रदेश का उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन, अवध का किसान आंदोलन, असम में बागान मजदूरों का आंदोलन। बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे, ये अवध के किसान आंदोलन के नेता थे, तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने अवध किसान सभा का नेतृत्व किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया था और बाबा रामचंद्र से भी मिले थे, तो इन्होंने जो है अवध किसान सभा का नेतृत्व भी किया था। तो आंसर है यहां पर आपका ए वाला। 106वां प्रश्न है, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर रहे और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व भी किया, वह कौन है? झिंगुरी सिंह, बाबा रामचंद्र, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद। देखिए, ये बाबा रामचंद्र हैं जो कि फिजी में गिरमिटिया मजदूर रहे हैं और बाद में अवध में किसानों का नेतृत्व भी किया है। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 107वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रदर्शन का एक रूप जिसमें लोग किसी दुकान, कारखाने या कार्यालय के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हैं, वह है बहिष्कार, बेगार, पिकेटिंग, हड़ताल। देखिए, पिकेटिंग प्रदर्शन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग किसी दुकान, कारखाने या कार्यालय का जो प्रवेश द्वार है इसको अवरुद्ध कर देते हैं, इसके जाने वाले रास्ते को रोक लेते हैं। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 108वां प्रश्न है, आंध्र के गुडेम हिल्स में हुए गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू मुर्मू, बुधु भगत, अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा। देखिए, आंध्र के गुडेम हिल्स में 1922 में एक गुरिल्ला आंदोलन फैला है, इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। हालांकि इन्होंने हवाला दिया था कि हम गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं, लेकिन इन्होंने हिंसा को जायज ठहराया था। तो हिंसा करने की वजह से इनको 1924 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 109वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत में परिषद चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया? संयुक्त प्रांत, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, बॉम्बे प्रांत। देखिए, मद्रास प्रांत को छोड़कर बाद बाकी सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, लेकिन मद्रास प्रांत में एक गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, इसने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया।
क्योंकि उनको ये लगता था कि जो भी अधिकार ब्राह्मणों को प्रदान किए गए हैं वो अधिकार हमें इन चुनाव में पार्टिसिपेट करके मिल सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 110वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? 12 फरवरी 1921, 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1923, 12 फरवरी 1924। असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी 1922 को स्थगित हो गया था। तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 111वां प्रश्न है, बेगार शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने से रोकने के लिए एक अधिनियम, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिकों की जबरन भर्ती, वह श्रम जिसमें बिना किसी भुगतान के श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है, लोगों के साथ व्यवहार करने और उनसे जुड़ने से इनकार करना या विरोध के रूप में गतिविधियों में भाग लेना। बेगार का अर्थ है कि ऐसा श्रम जो कि बिना किसी भुगतान के मजबूरी के साथ लिया जाता है, तो वो बेगार कहलाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 112वां प्रश्न है, कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, CR दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए, कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो आंसर है यहां पर डी वाला। 113वां प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता। CR दास ने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 114वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल्ड सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस जो थी वो परिषद चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी गांधी जी के चलते इन लोगों ने परिषद चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो स्वराज पार्टी के जो समर्थक हैं उनका मानना ये था कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जो परिषद चुनाव उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद जीतेंगे भी। जीतने के बाद हम ये साबित करेंगे कि जो परिषदीय चुनाव है वो वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं है। तो ये असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। तो आंसर है आपका ए वाला। 115वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? 1922 कलकत्ता में, 1923 इलाहाबाद में, 1924 मेरठ में, 1925 बॉम्बे में। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 116वां प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। देखिए, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, यानी ये जो थे इसके महासचिव थे। तो यहां पर आपका सही वाला जो आंसर होगा वो होगा डी वाला। 117वां प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? 1919, 1923, 1927, 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है 1919 में पारित हुआ था। तो सही आंसर है यहां पर ए वाला। 118वां प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1925, 1927, 1928, 1930। ठीक है, जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसे भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 119वां प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 4 दिसंबर 1927 को, 3 जनवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, 7 नवंबर 1929 को। ठीक है, साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया है, जहां पर भारतीयों ने इसका विरोध किया है और साइमन गो बैक के नारे लगाए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 120वां प्रश्न है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसमें 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। तो ब्रिटिश सरकार ने 10 साल पूरे ना होने से पहले ही
नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, जो कि जॉन साइमन के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। और इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सभी गोरे लोग थे। तो इसका काम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 121वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया और भारतीयों ने इसका स्वागत कैसे किया? 1928 में साइमन वापस जाओ के नारे के साथ। 1927 में इसका स्वागत किया गया। 1929 में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। 1930 में लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए 3 फरवरी 1928 को ये पहुंचा है। तो साइमन गो बैक के नारे लगे हैं, यानी साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत किया गया है। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 122वां प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? आयोग में कोई ब्रिटिश सदस्य नहीं था। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचिका की मांग की। आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसने हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों का पक्ष लिया। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें कुल 7 सदस्य थे और जॉन साइमन इसका नेतृत्व कर रहे थे। सभी के सभी 7 सदस्य जो थे वो गैर भारतीय थे, यानी कि भारतीय नहीं थे। इसी वजह से इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 123वां प्रश्न है, 1920 के दशक में भारतीय राजनीति को आकार देने वाली 2 घटनाएं थीं। ब्रिटेन में टोरी सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। दुनिया भर में आर्थिक मंदी, जिसकी वजह से कृषि की कीमतों में गिरावट आई। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1920 के दशक में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। एक तो पहली घटना है ब्रिटेन में टोरी सरकार के द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। दूसरा ये था कि अमेरिका में जो आर्थिक मंदी छाई थी, उस आर्थिक मंदी का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा गया। इसकी वजह से कृषि की कीमतें भी गिरने लगी थी। तो यहां पर आपका सी वाला सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों। 124वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। देखिए पंजाब में इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने इसका नेतृत्व किया विरोध का। तो साइमन कमीशन के विरोध में वहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ था, इसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो आंसर है यहाँ पर ए वाला। 125वां प्रश्न है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा किसने और कब की? सर जॉन साइमन 1929, जनरल डायर 1928, लॉर्ड इरविन 1929, माउंटबेटन 1939। देखिए साइमन कमीशन का विरोध लगातार पूरे भारत में बढ़ता जा रहा था और विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में एक गोल बोल सा ऐलान किया है। इसमें इन्होंने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का एक ऐलान कर दिया है कि इन्होंने ये भी कहा है कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी 125 का सी। 126वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1933 ईस्वी कलकत्ता, 1937 ईस्वी बेलगांव। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 127वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? कराची, हरिपुर, लाहौर, लखनऊ। देखिए ये लाहौर अधिवेशन जो हुआ 1929 में, उसमें ये अपनाया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में ये कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 128वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 31 दिसंबर 1950। देखिए जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के लिए घोषित किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 129वां प्रश्न है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, संविधान दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस। 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है
डी वाला। 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 131वां प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था ये इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 132वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम या पहली बार की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936, रामगढ़ अधिवेशन 1940। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ है इसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 133वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा दिया गया। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। देखिए यहां पर पहला वाला कथन सही है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में जो झगड़ा था वो सुलझाया नहीं गया था, तो ये गलत है। इसमें ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था, तो यहां पर आपका थर्ड वाला भी गलत है। यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल एक। 134वां प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र, त्रिपुरी सत्र। देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है इस लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार इसी ने दिया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 135वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक मार्च कब और कहां से शुरू किया था? 12 मार्च 1930 साबरमती, 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा, 6 अप्रैल 1930 दांडी, 12 अप्रैल 1930 सूरत। महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 136वां प्रश्न है, गांधी और उनके साथियों द्वारा नमक मार्च का कारण क्या था? नमक का असमान वितरण किया गया था, नमक कर को समाप्त करने के लिए मांग के कारण, बंधुआ नमक मजदूरों को मुक्त कराना, भारत से नमक के निर्यात को रोकना। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर आरोपित कर रखा था, तो नमक कर को समाप्त करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन किया था, इन्होंने ये मार्च किया था, तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 137वां प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट दांडी तक की यात्रा की थी और दांडी तट पर पहुंचकर उन्होंने नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 138वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। देखिए दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 139वां प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? चंपारण से, साबरमती से, बारदोली से, दांडी से। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अपने साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 140वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, 2 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर पहुंचकर वहां पर नमक उठाया है और ऐसे करके इन्होंने नमक कानून को भंग किया है, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला।
141वां प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सवर्ण आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम, साबरमती। देखिए, इस तरह के प्रश्न फंसाने वाले प्रश्न होते हैं। कई अभ्यर्थियों को लगेगा कि साबरमती आश्रम से ये मार्च स्टार्ट हुआ था तो यहीं से सवर्ण आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है। गांधी जी जब दांडी पहुंचे हैं और 6 अप्रैल 1930 को जब नमक यहाँ पे उठाया है और नमक कर भंग किया है, तभी से सवर्ण आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो ये दांडी से स्टार्ट होता है। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 142वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 143वां प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दांडी यात्रा जो है गांधी जी ने 12 मार्च से स्टार्ट की है और 6 अप्रैल को ये एंड हो गई है, तो कुल ये 24 दिन चली थी। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 144वां प्रश्न है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ है ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में स्टार्ट हुआ है, यानी 1942 में 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। साइमन कमीशन जो भारत में आया है ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ है। 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली जो घटना है वो सबसे पहली घटना साइमन कमीशन का आगमन है। तो यहां आंसर है आपका सी वाला। 145वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, गांधी इरविन समझौता हेतु, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। ये जो तिथि है ये तिथि महात्मा गांधी के दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 146वां प्रश्न है, कथन महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। आपको यहाँ बताना है कूट की सहायता से कौन सा उत्तर सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगें रखी थीं और इन 11 मांगों में नमक कर और नमक पर जो सरकारी एकाधिकार था इसको समाप्त करने की मांग भी रखी गई थी। इस मांग में कहीं भी गरीबों को मुफ्त में नमक बांटने की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर होगा आपका सी वाला, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। 147वां प्रश्न है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। देखिए, पहला वाला सही है, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था और नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। पूरी तरह से पैदल मार्च था। गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचकर नमक नहीं बनाया है, बल्कि दांडी तट पर मौजूद जो नमक था उसको उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो यहां पर आपका सी वाला सही आंसर है। तो आंसर है आपका सी। 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में सवर्ण अवज्ञा का नेतृत्व किया? अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के करीबी मित्र अब्दुल गफ्फार खान ने पेशावर में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 149वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1935 में, 9 अगस्त 1942 में, 5 जुलाई 1919 में। देखिए, गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ है ये 5 मार्च 1931 को हुआ है और इस समझौते के तहत गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो थी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी और सभी जो युद्धबंदी थे उन सबको रिहा करने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो गई थी। इसके अलावा समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने को अनुमति मिल गई थी और कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार भी हो गई थी।
तो यहाँ पर आपका ए वाला सही है, तो आंसर है यहाँ पर ए। 150वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। जब गांधी इरविन समझौता हो गया है तो इन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाधित होना पड़ा है। तो यहां पर आपका ए वाला सही है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। 151वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, इनके प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो पाया था। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 152वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो आंसर है आपका यहां पर डी वाला। 153वां प्रश्न है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या उपरोक्त में से किसी में नहीं? तो द्वितीय में उपस्थित थे। तो आंसर है आपका बी वाला। 154वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण, गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। देखिए, कथन गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण यहां पर सही है, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल होना था। तो यहां पर ए गलत है किंतु आर सही है। तो आंसर है आपका यहां पर डी वाला। 155वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था एस.एस. राजपूताना, एस.एस. वायसराय ऑफ इंडिया, एस.एस. मुल्तान, एस.एस. कांतेरोसो। इसका नाम एस.एस. राजपूताना था। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 156वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट होकर 1 दिसंबर 1931 तक चला है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 157वां प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? लंदन, मॉस्को, वॉशिंगटन, टोक्यो। देखिए, यहां पर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें बात नहीं बन पाई है क्योंकि यहां पर पृथक निर्वाचक की जो डिमांड थी वो ब्रिटिश सरकार ने मान ली थी। तो इस बात को लेकर गांधी जी नाराज थे। तो इसी वजह से गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटना पड़ा। तो यहां पर ये लंदन से लौटे हैं। तो सही आंसर है यहां पर ए वाला। 158वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सबने अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। जैसा कि आपको पता है कि दलित नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। तो इस बात को लेकर गांधी जी काफ़ी ज़्यादा नाराज थे और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया और सम्मेलन को बीच में से छोड़कर चले आए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो आंसर है यहाँ पर ए वाला। 159वां प्रश्न है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? दिसंबर 1931, जनवरी 1934, जनवरी 1932, अप्रैल 1934, फरवरी 1932, मई 1935, जनवरी 1931, अप्रैल 1934। देखिए, लंदन से लौटने के बाद गांधी जी ने एक बार फिर से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया है और ये जनवरी 1932 से स्टार्ट किया है। हालांकि अप्रैल 1934 में ये खत्म हो गया है। तो आंसर है यहाँ पर
बी वाला। 160वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण था कि व्यापारी वर्ग ने सवर्णावज्ञा आंदोलन में भाग लिया? बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी सामान खरीदना, बिना किसी प्रतिबंध के भारतीय सामान बेचना, विदेशी सामान के आयात के विरुद्ध सुरक्षा, अपने सामान का निर्यात करना। देखिए, विदेशी जो व्यापारी वर्ग था वो ये चाह रहा था कि उनके व्यापार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना हो, उनके सामान को विदेशी जो आयात है उसके विरुद्ध सुरक्षा मिले, और जो रुपया स्टर्लिंग जो एक्सचेंज रेट है उसमें स्थिरता आए। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 161वां प्रश्न है, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अल्लूरी सीताराम राजू, CR दास, MR जयकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। तो आंसर है आपका यहां पर डी वाला। 162वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, दिल्ली के दंगों के समय। आमरण अनशन का मतलब यह है कि अपनी मृत्यु तक अनशन करना, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक अनशन पर बैठे रहना, इसे आमरण अनशन कहते हैं। तो गांधी जी ने जो पहला आमरण अनशन है कम्युनल अवार्ड के समय किया है, यानी सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी उसके खिलाफ किया था। तो ये जो अनशन है ये 20 सितंबर 1922 को यरवदा जेल में रहते हुए इन्होंने स्टार्ट किया था। हालांकि बाद में जब अंबेडकर इनसे मिलने गए हैं तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हो गया है, दोनों लोगों ने एक दूसरे की बात मान ली है, तो ऐसे करके पूना पैक्ट हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी कम्युनल अवार्ड के समय। 163वां प्रश्न है, 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे को किस समझौते ने सुलझाया? लखनऊ समझौता, नागपुर समझौता, पूना समझौता, सूरत समझौता। देखिए, ये पूना पैक्ट था जो कि 1932 में हुआ था। इस समझौते के तहत जो कांग्रेस थी वो दलितों को कुछ सीटें देने के लिए तैयार हो गई थी, यानी कि केंद्रीय परिषद में कुछ सीटें देने को तैयार हो गई थी। इसके अलावा प्रांतीय जो परिषदें हैं उनमें भी उनकी कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थी। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 164वां प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैध शासन में पुनर्विचार करना। जैसा कि मैंने बताया था, पूना पैक्ट के तहत जो दलित या दमित वर्ग हैं इनको प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 165वां प्रश्न है, 1932 ईस्वी में पूना समझौता किन के बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर में, गांधी जी और जिन्ना में, गांधी जी और इरविन में, गांधी जी और मैकडोनाल्ड में। यह समझौता जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो आंसर है यहां पर ए वाला। 166वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग और अन्य दलों के बीच मतभेद समाप्त करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1927, 1928, 1929, 1930। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुस्लिम लीग ने भी पृथक निर्वाचक मंडल की डिमांड रखी थी। हालांकि उनके जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनका यह कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में कुछ सीटें दे दी जाएं, रिजर्व सीटें दे दी जाएं, और जो उनके मुस्लिम बाहुल प्रांत हैं जैसे कि बंगाल और पंजाब, यहाँ पर मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, तो वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसी बात को लेकर 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें जो है हिंदू महासभा के MR जयकर ने इस समझौते का जो भी था, यानी कि जो जिन्ना की डिमांड थी, इनका विरोध किया। इसकी वजह से ये समझौता नहीं हो पाया, ये सम्मेलन असफल रहा। तो आंसर है यहां पर आपका बी वाला। 167वां प्रश्न है, 1928 में गठित HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसके नेता कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास और अजय घोष, जतिन दास और सुभाष चंद्र बोस। देखिए, इसके नेता जो थे वो भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 168वां प्रश्न है, अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष, बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1929 में विधानसभा में बम भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था।
तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 169वां प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी फिक्की, इसका गठन कब किया गया? 1917, 1925, 1927, 1936। इसका गठन 1927 में किया गया था, तो आंसर है यहां पर आपका सी वाला। 170वां प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी फिक्की का गठन किसने किया? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जीडी बिरला, दिनसा मानिकजी पेटिट। देखिए, गांधी जी की सलाह पर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1927 में फिक्की का गठन किया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी ए और बी दोनों। 171वां प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1915, 1917, 1918, 1920। इसका गठन जो 1920 में किया गया था, तो आंसर है आपका यहां पर डी वाला। 172वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, नटेशा शास्त्री। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 173वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, नटेशा शास्त्री, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की थी और इसमें बाद में इन्होंने अपना गीत वंदे मातरम भी शामिल कर लिया, तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 174वां प्रश्न है, 1905 में किसने भारत माता की छवि को शिक्षा, भोजन और वस्त्र प्रदान करते हुए चित्रित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चटर्जी। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक छवि बनाई 1905 में, और इसमें भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में चित्रित किया जो कि शिक्षा, भोजन और वस्त्र प्रदान कर रही थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 175वां प्रश्न है, बंगाल और मद्रास के दो महान लेखक जिन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लोकगीतों के माध्यम से राष्ट्रवाद में योगदान दिया था, वे थे अवनींद्रनाथ टैगोर और रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर और नटेशा शास्त्री, जेमिनी रॉय और रवि वर्मा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर नटेशा शास्त्री थे, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में और नटेशा शास्त्री ने मद्रास में जो वहाँ के लोकगीत वगैरह थे या लोक कथाएं थी, उनको इकट्ठा करना स्टार्ट किया ताकि राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके, तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 176वां प्रश्न है, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में किसने प्रकाशित किया? नारायण गुरु, नटेशा शास्त्री, सी राजगोपालाचारी, रवि वर्मा। देखिए, ये नटेशा शास्त्री ने जारी किया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 177वां प्रश्न है, किसने माना कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य हैं, यह लोगों के वास्तविक विचारों और विशेषताओं की सबसे भरोसेमंद अभिव्यक्ति हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नटेशा शास्त्री, अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, ये विचार जो हैं नटेशा शास्त्री के हैं। इनका मानना यह था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य हैं और ये लोगों के वास्तविक विचारों और उनकी जो विशेषताएं हैं उनकी सबसे भरोसेमंद अभिव्यक्ति हैं, तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 178वां प्रश्न है, विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंधित भारतीय लोगों ने सामूहिक संबद्धता की भावना कैसे विकसित की? एकजुट संघर्षों के अनुभव के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से, लोकगीतों और लोक कथाओं के माध्यम से, उपरोक्त सभी। देखिए, भारतीयों में एकजुटता या फिर सामूहिकता का जो भाव है वो एकजुट संघर्षों के अनुभव के माध्यम से आया है। भारतीयों ने अपनी पुरातन संस्कृति को जब याद किया है तो लोगों के अंदर एकजुटता आई है। इसके अलावा लोकगीतों, लोक कथाओं ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है, तो यहां पर आंसर होगा आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 179वां प्रश्न है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था जिसमें कौन से 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था? हरा, पीला, लाल, लाल, हरा, केसरिया, केसरिया, सफेद, हरा, हरा, लाल, सफेद। देखिए, यहां पे बंगाल वाली की बात हो रही है, तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया जो कि हरा, पीला और लाल था। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र यहां पे दर्शाया गया था, तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको संपूर्ण सिलेबस डीपली तैयार करवाया जाए। तो जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे कि हमारे हर वीडियो में कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कि PYQ होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। भले ही वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी जो कंटेंट की गुणवत्ता है उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग पूरी मेहनत के साथ वीडियो देखें, और कोई भी कमी है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अब आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ नोट्स से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।